हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल तुम सबके, कैसे हो तुम सब। तो बच्चों क्या है कि देखिए हमने एक शर्ट खरीदी और इस शर्ट के बारे में कुछ डिस्कशंस किए थे लास्ट क्लास में, और उसी शर्ट को घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते आज हम पहुंच चुके हैं शर्ट इन द मार्केट के पार्ट नंबर 2 में। चले, स्वागत है आप सबका वापस से आपके प्यारे प्लेटफॉर्म, राज दुलारे प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका गोस्ट, आपका दोस्त, आपका अपना आरजे यानी कुणाल देसाई। चले, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी आप सबके। तो आपके खूबसूरत से प्यारे से एकदम मतलब बेहतरीन वाले जो कमेंट्स हैं वो मुझे बिल्कुल दिख जाते हैं कमेंट सेक्शन पे, और बड़ा खुश होता हूं यार मैं देख करके आपके कमेंट्स को, क्योंकि दे आर रियली वाव। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूं यार, जो आपके कमेंट्स है ना, दे आर लाइक जस्ट वाव यार, मजा आ जाता है पढ़ के। ठीक है, चले। तो बेटा आज की क्लास में देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग ओके, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने मार्केट ऑफ इरोड पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कुरनूल में जो कॉटन फार्मर थी स्वप्ना, उनकी कहानी। आज हम बात करेंगे वीवर्स के, कॉपरेटिव्स के, गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री की, यूएस के अंदर एक शर्ट की, और साथ ही साथ मार्केट और इक्वालिटी की। ठीक है, चलिए। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हमारे कोऑपरेटिव्स के साथ। तो अगर आप कोऑपरेटिव्स की बात करें, ठीक है, कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, देखिए सिंपल सी बात है। जब ग्रुप ऑफ पीपल, जब लोगों का एक समूह आपस में रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करके, मान लीजिए मैं हूं और मेरे साथ आप 5-6 लोग हैं। अब हमने सोचा कि भैया एक काम करते हैं, चलिए हम लोग सब मिलकर के पैसे मिला के कोई मस्त बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पैसे ही पैसे होंगे कुछ दिन में, है ना, 25 दिन में पैसा डबल, है कि नहीं। अब पॉइंट इज कि बच्चे पैसा डबल होगा तो भी हम में शेयर होगा, और या तो हमारा कोई पैसा लेके भाग जाएगा या फिर हमको लॉस हो जाएगा तो वो भी हम में शेयर होने वाला है ना। तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं बच्चे, ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके, हेल्प करके किसी भी बिजनेस को रन करते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो अब जैसे देखेंगे बच्चे कि जो हमारे वीवर्स हैं, वीवर्स कौन होते हैं बच्चे, जो कपड़ा बुनते हैं। ठीक है, सो दे वीवर्स हैं हमारे, उनको काफी कम पे किया जाता है ना। हमने क्या देखा कि जो हमारे कपड़ा बुनने वाले लोग हैं उनको काफी कम पेमेंट मिलती है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सिंपल सी बात है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना पुटिंग आउट सिस्टम के बारे में, कि भाई वीवर्स के पास जाके एक इंसान क्या करता है, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, फिर उनसे कपड़ा खरीद लेता है सस्ते दामों पे, लेकिन बेचारे वो दाम के लिए नेगोशिएट नहीं कर पाते, काफी बाउंड होते हैं। तो होता क्या है बच्चे कि यहाँ पे हमारे वीवर्स को पैसे बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, अब जो वीवर्स का कॉपरेटिव्स है वो एक तरीका है इनका डिपेंडेंस रिड्यूस करने का मर्चेंट यानी कि व्यापारी के ऊपर। ठीक है, कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आप देखिए इनका जो डिपेंडेंस है वो व्यापारी के ऊपर या पुटिंग आउट सिस्टम के ऊपर थोड़ा कम हो जाएगा, इनके हाथ में थोड़ी ज्यादा फ्रीडम आ जाएगी, तो शायद ये बेहतर पैसे अर्न कर पाएंगे, है ना। एक कॉपरेटिव के अंदर ऐसे लोग जो कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं, कहने का मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए मैंने सोचा कि हम लोग पैसे इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस स्टार्ट करें, है ना। मैंने आपसे बात की, आपने कहा हाँ सर बहुत बढ़िया आइडिया है, हम भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे आपके साथ मिलकर के, और मिलजुल करके हम लोग कोई काम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं बच्चे, ये साथ में मिलकर क्या करते हैं, दे वर्क फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, है ना। तो ये साथ में मिलकर अपने रिसोर्सेज को जमा करेंगे, एक साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट से जो भी फायदा, जो भी नुकसान होगा उसको आपस में डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये ऐसा एक सिस्टम कहलाता है आपका कोऑपरेटिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, चले। तो एक वीवर्स कोऑपरेटिव में वीवर्स क्या करते हैं, एक बड़ा सा ग्रुप बनाते हैं, है ना, और अलग अलग एक्टिविटीज को मिलके करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मिल करके धागा खरीदते हैं, जो यार्न डीलर है उससे, फिर उसको वीवर्स के आपस में बांट देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मिल करके इन्होंने पैसे जमा किए, अब उस पैसे से क्या किया इन्होंने, जो धागा बेचने वाला डीलर है, जो यार्न वाला डीलर है, उससे जाके इन्होंने धागा खरीद लिया। अब धागे को खरीद करके इक्वली जो था, जितने मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव्स के, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब वो लोग क्या करेंगे बच्चे, इसको इस धागे को एक कपड़े में वीव करेंगे, इसका फैब्रिक बनाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ कोऑपरेटिव का काम है कि अपने कपड़ों की, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना, जिससे कि उनको एक बेहतर दाम मिल पाए, उनके कपड़े की, उनके फैब्रिक की, या फिर उनके प्रोडक्ट की एक मार्केट में पहचान बन पाए, राइट बच्चों। तो इसलिए जो रोल है मर्चेंट का यहाँ पे कम हो जाता है, और हमारे व्यूवर्स को अपने कपड़ों के लिए कुछ बेहतर दाम भी मिल पाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने मिल करके आपस में इस चीजों को सॉर्ट किया, और कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर इनपुट इन्हें मिल पाया, है ना बच्चों। चलिए, फिर हम बात करें, कई बार ऐसा भी होता है कि जो सरकार है बेटा वो कॉपरेटिव्स को हेल्प करती है ना, किस लिए, ताकि वो सस्ते दामों पे कपड़ा या धागा जो भी चाहिए उसको खरीद पाए। ठीक है, फॉर इंस्टेंस तमिलनाडु गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम रन किया हुआ है। ठीक है, फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम रन किया हुआ है स्टेट के अंदर। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इस प्रोग्राम के लिए क्या चाहिए होगा, कपड़ा चाहिए होगा, है ना। तो यूनिफॉर्म बनाने के लिए कपड़ा चाहिए होगा ना। अब सरकार क्या कर रही है कि एक फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम चला रही है तमिलनाडु में, और यूनिफॉर्म बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, कपड़ा चाहिए। अभी कपड़ा कहां से ले रही है सरकार, कपड़ा ले रही है भाई वीवर्स के पास से। ठीक है, जो वीवर्स का कोऑपरेटिव है, यहां इनको ऑर्डर दिया जा रहा है कि भैया आप जो है कपड़े तैयार करिए।
ठीक। अब सिमिलरली गवर्नमेंट क्या करती है, कपड़ा बाय करती है हैंडलूम के वीवर्स कोऑपरेटिव से, ठीक है। एंड इसके खुद के स्टोर्स हैं, इसको बोलते हैं कोऑप्टेक्स। कोऑप्टेक्स का एक शोरूम तो मैंने भी विजिट किया है, ठीक है। मतलब कोऑप्टेक्स आपको साउथ इंडिया में थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है आपने कभी इस पूरे जिसको देखा हो, मतलब इस क्या कहते हैं, इस पूरे शोरूम को देखा हो। सो वंस आई विजिटेड कोऑप्टेक्स शोरूम, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से स्टेट में था, बट डिफरेंट स्टेट में विजिट किया है मैंने, है ना। दिल्ली में तो नहीं किया है, बट अलग स्टेट में किया है। हो सकता है शायद दिल्ली में भी कोऑप्टेक्स होगा, गूगल करना पड़ेगा, बट डोंट नो। मतलब कहीं ना कहीं किसी और स्टेट या किसी और मतलब जगह ही विजिट किया है, ठीक है। तो वो तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ, मुझे याद करना पड़ेगा गूगल फोटोज में जा करके, ठीक है। बट हाँ, ये फॉर श्योर है। तो भाई यहाँ के ना सरकार के कुछ स्टोर्स हैं, है ना, सरकार के कुछ स्टोर्स हैं, मतलब खुद के आप कह सकते हो हैंडलूम स्टोर्स। आपने बहुत बार हैंडलूम स्टोर्स देखे होंगे ना। हैंडलूम स्टोर्स पता है क्या होते हैं, जो आपके लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, वहां से कपड़ा लाया जाता है और उन स्टोर्स के थ्रू बेचा जाता है, और कंपैरेटिवली ठीक दामों पे मिलता है, ठीक है। तो सरकार प्रमोट करना चाहती है उन स्टोर्स के थ्रू जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, जो लोकल हैंडलूम है उसको। तो ऐसी कोऑप्टेक्स है जहां पे वीवर्स कोऑपरेटिव से सरकार कपड़ा खरीद के इन स्टोर्स के थ्रू जो है बेचती है, ठीक है। चले, तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है भाई कि किस तरीके से वीवर्स कोऑपरेटिव्स जो है यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से मिल करके काम करते हैं ना। चले, फिर आगे मैं बात करूं बच्चों, जो इरोड के मर्चेंट्स है, इरोड के मर्चेंट्स यानी इरोड के जो व्यापारी हैं, ठीक है। जो हमारे इरोड, याद है आपको इरोड की मार्केट, तो इरोड के जो व्यापारी हैं ये क्या करते हैं बच्चे, दे सप्लाई द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय वीवर्स टू गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री नियर दिल्ली, ठीक है। आपको इरोड का कपड़ा मार्केट याद आया, इरोड का कपड़ा मार्केट आपको याद आया बच्चों। तो अगर दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे गारमेंट्स बनाई जाती हैं, यानी ड्रेसेस बनाई जाती है, ठीक है। अब पॉइंट बहुत सिंपल है बच्चे, जो इरोड की मार्केट लगती है ना, इरोड की मार्केट में सस्ते दामों पे कपड़ा मिल जाता है। तो यहाँ पे व्यापारी क्या करते हैं, सस्ते दामों पे कपड़ा खरीद करके, एक फैक्ट्री है, गारमेंट फैक्ट्री, यानी जो ड्रेस बनाती है दिल्ली के आसपास, ये फैक्ट्री सिचुएटेड है, यहाँ पे आके ये लोग कपड़े को बेच देते हैं, ठीक है। अब जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है वो क्या करती है, इस कपड़े का यूज करके शर्ट बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, शर्ट बनाती है, रेडीमेड शर्ट्स, ठीक है। अब शर्ट्स को क्या किया जाएगा, फॉरेन कंट्रीज में बेच दिया जाएगा, इट विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स, ठीक है। फॉरेन बायर्स के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस पर्सन हैं यूएस और यूरोप के, जिनकी बहुत सारी दुकानें हैं, जिनके चेन ऑफ स्टोर्स है, ठीक है। अब आप देखो कितना बड़े क्या क्या दिमाग लगाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक बहुत ही सस्ते दामों पे कपड़ा खरीदा गया है इरोड की बाजार से, उसको लेके आया गया दिल्ली के आसपास, एक फैक्ट्री है कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री, वहां पे आके बेच दिया गया, ठीक है। अब देखिए ये फैक्ट्री क्या कर रही है, इसको शर्ट्स बना रही है, इस कपड़े से क्या बना रही है, शर्ट्स बना रही है, और शर्ट बना करके फॉरेन मार्केट में बेच दे रही है। किसको बेच रही है, डायरेक्ट स्टोर में नहीं बेच रही है वहां पे, बट वहां पे भी कुछ खरीदार है, कुछ बायर्स हैं, ठीक है, जिनकी अपनी दुकानें हैं यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में। तो ये लोग इनसे शर्ट जो है खरीद ले रहे हैं। अब शर्ट खरीदने के बाद ये क्या करेंगे, उस पर अपनी टैगिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, उसको और एनहांस करेंगे, फिर महंगा करके उसको बेचेंगे मार्केट में, ठीक है। तो ये एक तरीके से चेन ऑफ मार्केट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फिर ये जो लास्ट स्टोर है बच्चे क्या करते हैं, दे डू बिजनेस ऑन देयर ओन टर्म्स। ये कहते हैं कि भाई लोएस्ट प्राइसेस दीजिए हमको कपड़े का, सप्लायर से बोलेंगे कि आप जो है ना कम दामों पे हमको अपना शर्ट बेचिए, तभी हम आपसे खरीदेंगे, ठीक है। और एडिशन में बच्चे क्या बोलते हैं कि दे सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई देखिए इंडिया में, अच्छा एक चीज आपको सुन के बड़ा लाइक अचंभा सा होगा, काफी शौक लगेगा कि वर्ल्ड के अंदर अगर आप कॉटन यान की बात करिए, यानी कितना कॉटन का धागा भारत से एक्सपोर्ट होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का परसेंटेज 25% है। अगर आप कॉटन धागे की बात करेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड में भारत जो है 1/4 ऑफ द इंटायर वर्ल्ड का कॉटन धागा प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आप गारमेंट्स की बात करें, कपड़ों की बात करें कि आप कितना कपड़ा बढ़िया बनाते हैं, तो उसमें भारत का शेयर सिर्फ 4% का है। उसका रीजन है कि हमारी जो वीविंग टेक्निक्स है अभी भी बहुत आउटडेटेड है, पुराने जमाने की, जिसके चलते अच्छे क्वालिटी के धागे का हम यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाते, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके यूएस और यूरोप में स्टोर्स हैं, वो एकदम स्ट्रिक्ट क्वालिटी एडवाइजरी देती है कि भैया इसी क्वालिटी पे हमको कपड़ा प्रोड्यूस चाहिए और इतने टाइम के साथ चाहिए। तो अगर कोई भी डिफेक्ट आया है ना, या डिले हुआ डिलीवरी के अंदर, तो भाई सिंपल सी बात है, उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं। तो एक्सपोर्टर इस बात को बिल्कुल भी बेयर नहीं करता है ना। तो एक्सपोर्टर क्या करता है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो पावरफुल वायर्स हैं, है ना, तो ये एक तरीके से मार्केट पे अलग ही तरीके का प्रेशर क्रिएट करते हैं, राइट। तो इनके लिए बहुत क्लियर एंड कट है कि इन्होंने जिस भी भारतीय कंपनी को काम दिया है, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसको बोला है कि भाई सर्टेन स्टैंडर्ड पे ही हमको सर्टेन क्वालिटी पे ही शर्ट चाहिए,
टाइमली शर्ट चाहिए क्योंकि हमें भी अपनी मार्केट में बेचना है। अब ये क्या करेंगे, देखो जो रॉ शर्ट्स क्रिएट होंगी उन शर्ट्स के ऊपर ब्रांडिंग हो गई, टैगिंग हो गई, उसका प्राइस टैग बनाना हो गया, ये सारा का सारा ये लोग क्या करते हैं, खुद से करते हैं। और मजे की बात तो ये है बच्चा कि बहुत सारा कपड़ा ये इंडियन मार्केट में भी अपने स्टोर्स के थ्रू बेचते हैं, है ना। बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स हैं आपको जो इंडिया में दिखेंगे, ठीक है। इनफैक्ट अगर कभी भी आप जैसे हाँ कोई भी आप लेवाइस की बात कर लो यार, लेवाइस स्ट्रॉस की बात कर लो, आप लेवाइस स्ट्रॉस का जीन्स लेने जाना, लेवाइस इज अ यूएस बेस्ड कंपनी, राइट। लेकिन कभी भी उसमें जाके देखना जीन्स के पीछे मेड इन यूएस लिखा होता है, नहीं लिखा होता, मेड इन इंडिया होता है। 3-4 कंट्रीज आपको ज्यादा मिलेंगे, मेड इन टर्की, मेड इन मोरक्को, मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश, ठीक है। और ये कंट्रीज कौन से कंट्रीज के स्टोर में मिलेंगे आपको, जो स्पेनिश कंट्रीज हैं, यूरोपियन ब्रांड्स हैं, ठीक है, यूएस बेस्ड ब्रांड्स हैं, ठीक है। उनके कपड़े कहाँ बन रहे हैं, उनके कपड़े बन रहे हैं भैया भारत में, बांग्लादेश में, टर्की में, मोरक्को में। उसका रीजन है क्योंकि ये सस्ते लोकेशन है। एक मल्टीनेशनल ब्रांड, एक मल्टीनेशनल कंपनी का सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपना प्रॉफिट देखती है, ठीक है, वो अपना प्रॉफिट देखती है। तो सस्ता प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कहाँ कमा पाएगी, ये ऐसे लोकेशंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल सस्ता है, यहाँ पे लेबर सस्ता है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता है। यानी एक शर्ट जो उसको यूएस में बनाने में, उसको सिर्फ बनाने में उसको शर्ट को उसके पैसे लग जाएंगे करीब 1,500-2,000 रुपए, वही शर्ट इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की जा सकती है 600-700 रुपए में, राइट। और 600-700 रुपए की शर्ट बनाने के बाद उसमें लोगो लगा करके वही शर्ट बेची जाती है 3-3,500-4,000 रुपए की। यानी मोटा मोटा माने तो 2-2,500 रुपए का प्रॉफिट पर शर्ट का कहीं नहीं गया, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है इन बड़ी बड़ी ब्रांड्स को, इन बड़ी बड़ी कंपनीज को। फिर अगर मैं बात करूं कि जब ऐसे प्रेशर्स आते हैं भाई हमारे गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज को, सो दे ट्राई टू कट कॉस्ट। अब ये क्या करते हैं, वर्कर से मैक्सिमम काम करवाने का ट्राई करेंगे एट लोअर प्राइसेस, ठीक है। इस वजह इससे होता क्या है कि अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। अब सिंपल सी बात है कि भैया जो बाहर वाली कंपनी है वो भी हमारी लोकल कंपनी से कम दाम में सामान खरीदना चाह रही है। अब कम दाम में जब सामान खरीदेंगे, मान लीजिए उसने कहा कि हम आपसे 1,000 रुपए पर पीस के हिसाब से शर्ट खरीदेंगे, ठीक है। अब 1,000 रुपए पर पीस के हिसाब से शर्ट की अगर हम बात करें, मान लीजिए शर्ट बनाने का जो कॉस्ट है वो 600-700 रुपए आता है ना, 600-700 रुपए आता है, 700-800 रुपए आता है। और जो हमारी फॉरेन कंपनी वो कह रही है कि हम 1,000 रुपए में आपसे एक शर्ट को बाय करेंगे। अब दिक्कत यह है कि भाई प्रॉफिट अगर ज्यादा करना है हमारी लोकल भारतीय कंपनी को, तो उसको कहीं ना कहीं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी करनी पड़ेगी। क्वालिटी में तो वो गिरा नहीं सकता, लेकिन जो लेबर चार्ज है उसमें वो कमी जरूर कर सकता है। तो ये इंटर्न क्या कर रहा है, जो लेबर काम कर रही है उसके दिहाड़ी कम कर रहा है, 400 रुपए दिहाड़ी देने के बजाय 250 रुपए दे रहा है, तो हर एक लेबर से 150-150 रुपए इसको बच रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका कम हो जाएगा, राइट। तो इसके प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो पाएंगे। तो भाई जो लोकल प्रोड्यूसर वो क्या करते हैं, जनरली लेबर का कॉस्ट कट करके कम कम दिहाड़ी के बेसिस पे काम करवा के अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल नहीं रहा है बेचने से, तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो निकालना है, तो इस तरीके से लोग प्रॉफिट निकालते हैं, राइट। चलिए फिर अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री का, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल यहां पे दिया है कि इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री है, इसके पास 70 वर्कर्स है, ठीक है। मैक्सिमम इसमें से विमेन है। कौन है इसमें बच्चे, मैक्सिमम इसमें से विमेन यानी महिलाएं हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन टेम्परेरी बेसिस, यानी कभी भी इनको बाहर निकाला जा सकता है। जब डिमांड ज्यादा होगी तब हो सकता है वर्कर ज्यादा हो जाएं, यानी जब डिमांड कम है तो बहुत ही कम वर्कर्स रखे जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका मतलब ये है कि कभी भी जब एम्प्लॉयर को लगा कि एक वर्कर नीडेड नहीं है तो वो वर्कर को भगा सकता है, यानी वर्कर कोई परमानेंटली नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो वर्कर्स का वेजेस है वो फिक्स्ड है ना, उसके स्किल्स के हिसाब से यहाँ पे वर्कर्स की दिहाड़ी को फिक्स कर दिया गया कि भाई इतनी ही दिहाड़ी मिलने वाली है पर डे बेसिस पे। देखिए सैलरी और वेजेस में एक बहुत फर्क होता है। वेजेस जो है आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं, ठीक है। जो दिहाड़ी होती है वो दिन के एंड की होती है, यानी कि आपने पूरा दिन काम किया उसके लिए आपको वेजेस मिल रहे हैं। सैलरी होता है एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, वो आपको मिलता है मंथ के एंड पे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों वेजेस और सैलरी के बीच में, ठीक है। हाईएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर द टेलर्स, जिनको करीब 3,000 रुपए महीना मिलता है, ठीक है। 3,000 रुपए महीना मतलब पर डे का आप निकाल लो, पर डे का कितना ही हो गया, 1,500 रुपीज पर डे, ठीक है। 100 रुपीज पर डे मतलब 100 रुपए पर दिन के हिसाब से सबसे ज्यादा टेलर्स को दिए जाते हैं, यानी 3,000 रुपए महीना। फिर अगर हम बात करें विमेन को, एज हेल्पर्स यहाँ पे एम्प्लॉय किया गया है, धागा काटने के लिए, बटन लगाने के लिए, आयरन करने के लिए, है ना, पैकेजिंग करने के लिए। तो इनके जो काम है बच्चों काफी ज्यादा कम है। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेमेंट पर महीना कितनों को दी जाती है, तो यहाँ पे टेलर को मिलती है 3,000 रुपए पर महीना। आयरन करने वाली यानी पर शर्ट या जो भी पर गारमेंट पर ड्रेस जो प्रेस करते हैं ना, प्रेस हिंदी में कहते हैं प्रेस करना, आयरन करना, तो आयरन करने वालों को 1.5 रुपए पर पीस मिलता है। अब 1.5 रुपए पर पीस कितना कम हो गया भाई, अगर 10 कपड़े प्रेस किए इन्होंने तो आप निकाल लो 15 रुपए के आसपास बनेंगे इनके, तो बहुत ही कम अमाउंट हुआ। 10 कपड़ों के 15 रुपए बन रहे हैं, राइट। 100 रुपए बनाने में भी इनका बहुत टास्क लगेगा,
ठीक है। चेकिंग क्वालिटी वाले को, क्वालिटी चेक वाले को मिलते हैं 2000 रुपए पर महीना, और थ्रेड कटिंग और जो बटनिंग वगैरह करते हैं उनको मिलते हैं 1500 रुपए पर महीना, ठीक है। तो हाईएस्ट पेड कौन है यहाँ पे? हाईएस्ट पेड यहाँ पे टेलर है 3000 रुपए के साथ। आयरन करने वाले लोएस्ट पेड है क्योंकि 1.5 रुपए पर पीस मिल रहा है, इनका कोई फिक्स वेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई जितने पीस से कर पाएंगे उतना ही इनका पैसा बन पाएगा, है ना। ये पर मंथ के बेसिस पे, ये तो पर पीस के बेसिस, ये पर मंथ नहीं है बच्चे, ये पीस के बेसिस पे कितना पीस आपने किया तो जितना पीस आप आयन कर पाओगे उतने आपके रुपए बनेंगे, ठीक है। और थ्रेड कटिंग और बटन लगाने वालों के 1500 पर महीना, 1500 पर महीना मतलब पर दिन की दिहाड़ी अगर आप निकालोगे तो 50 रुपए के आसपास दिहाड़ी आएगी, हाँ ठीक है, 50 रुपए के आसपास, यानी 50 रुपए एक दिन के मिल रहे हैं इनको, ठीक है। इसको थोड़े ज्यादा मिल रहे होंगे, इसको सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, इसको 100 रुपए पर दिन के मिल रहे हैं, इनको 50 रुपए पर दिन के मिल रहे हैं, इसको शायद 70-75 रुपए पर दिन के मिल रहे हैं, और इन बेचारों की हालत तो बहुत खराब है। तो बच्चे इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस गारमेंट फैक्ट्री में अलग अलग स्किल्स के हिसाब से लोगों को यहाँ पे पैसे उनके फिक्स कर दिए गए, ठीक है, दिहाड़ी उनकी फिक्स कर दी गई, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें कि यूएस के बहुत सारी ऐसी शर्ट्स है जो बड़े से स्टोर में यूएस की मार्केट में लगी हुई है, ठीक है, और इनका प्राइस है करीब $26 का, राइट। तो $26 मान के चलिए 1800 रुपए, है ना, रुपीज 1800। तो 1800 रुपए में ये शर्ट बिक रही है यूएस के किसी बड़े स्टोर में। अब इस 1800 रुपए की अगर हम बात करें और इस शर्ट को हम डिवाइड करें यहाँ पे, ठीक है, तो 9 4 13 2 16 2 18, तो यहाँ पे जो परचेज है इनका किसी सस्ते लोकेशन से, किसी छोटे कंट्री से, या किसी ऐसे कंट्री से यहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है, तो वहां से इन्होंने खरीदा होगा करीब 200 रुपए में, ठीक है, पर पीस। अब इस 200 रुपए में इसके साथ क्या ऐड हो गया? स्टोरेज का कॉस्ट 200 रुपए ऐड हो गया, कितना हुआ? 400 रुपए। 400 रुपए का इन्होंने एडवर्टाइजिंग में लगाए होंगे, है ना, कि भाई मार्केट करने में, ताकि कंज्यूमर को पता चले कि इनके पास नई शर्ट आई है। और बेच कितने में रहे हैं? 1800 में, यानी 4 2 600 2 800, है ना, 800 9 1700, 300 रुपए मान लीजिए, परचेज के 300 रुपए हो गए, ठीक है। तो 300 परचेज हो गए, 200 रुपए का आपका स्टोरेज हो गया, 200 रुपए का आपका स्टोरेज हो गया, 400 रुपए का एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है, 400 रुपए का एडवर्टीजमेंट हो गया, तो कितना हो गया ये? 437,729, और 900 रुपए का इनका प्रॉफिट हो गया, यानी एक शर्ट में 900 रुपए का प्रॉफिट इज अ ह्यूज मार्जिन बच्चों। और बेच कितने का रहे हैं? 1800 का। और हमको खरीदते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है, वाह यार क्या क्वालिटी का शर्ट खरीदा, क्या नेक्स्ट लेवल शर्ट खरीदा, है ना। तो खुद खरीद रहे हैं सिर्फ 300 रुपए में, और आपसे कितने कमा रहे हैं? 900 रुपए का प्रॉफिट। 200 रुपए इसको स्टोर करने के, मेंटेन करने के, 400 रुपए इस पर एडवर्टाइजिंग में खर्च करने के, फिर भी इनको पर शर्ट 900 रुपए बच रहा है। सो आप सोचो यार, अगर 10 शर्टें इन्होंने बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो गया? 9000 रुपए का, ठीक है। और 100 शर्टें बेच दी तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे, है कि नहीं। तो ये यूएस के एक शर्ट का हाल है कि भैया यूएस में $26 पे शर्ट बिक रही है, लेकिन जिसका एक्चुअल कॉस्ट मात्र 300 रुपए, ठीक है, यानी $2-3 के शर्ट को $26 में बेचा जा रहा है, राइट बच्चों। तो इतना प्रॉफिट्स कमाया जाता है। अब देखेंगे बच्चे, मार्केट एंड इक्वालिटी की अगर हम बात करें, सो भाई जो हमारे फॉरेन बिजनेसमैन हैं, जो बाहर के बिजनेसमैन हैं, वो बहुत तगड़ा प्रॉफिट अर्न करते हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जनरली एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में अपना सामान प्रोड्यूस करते हैं, जहां पे सामान का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत सस्ता है, और इसको जब मार्केट में बेचते हैं तो उसको हेविली प्राइस दामों पे बेचते हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे, कंपेयर टू दिस गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली बात है, जो फॉरेन बिजनेसमैन है उसने बहुत सस्ते दामों में खरीदी शर्ट और उसको बहुत महंगे दामों में बाहर की मार्केट्स में बेच रहा है, लेकिन जो बेचारा हमारा गारमेंट एक्सपोर्टर है उसको कुछ खास प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है ना। फिर अगर हम बात करें वर्कर की जो अर्निंग्स हैं किसी भी गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री पे, वो बहुत ज्यादा कम है, राइट। आप ये कह सकते हैं कि डे टू डे नीड्स ही मैनेज करना इनके लिए काफी मुश्किल है। देखिए, डे टू डे नीड्स आपको लगता है जिसको 100 रुपए दिहाड़ी मिल रही हो दिन की, क्या वो कन्वेंस, क्या वो खाना पीना मैनेज कर पाएगा? नहीं कर सकता। 3000 रुपए पर महीना में बच्चे उसको रहना भी, ऑब्वियसली बात, अगर वो इतना ही अमीर होता, उसका खुद का घर होता, तो गारमेंट फैक्ट्री में टेलर तो बन के बैठा नहीं होता, है ना। अब वो बेचारा रेंट पे घर लेके रह रहा है। अब रेंट पे घर लेके रह रहा है, पहली बात तो गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज आपको जनरली ऐसा तो नहीं है कि यहाँ गांव में मिल जाएंगी, शहरों में मिलेंगी। चलिए, तो 3000 रुपए इन्होंने खैर पर महीने का बहुत ही कम एग्जाम्पल दिया आपके एनसीईआरटी में। मैं आपको ओरिजिनल बताता हूँ। नोएडा इज नोन एज, नोएडा इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली एनसीआर, और नोएडा को आप सिटी ऑफ अपैरल्स भी कहते हैं, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि नोएडा जाना जाता है अपने रेडीमेड गारमेंट प्रोडक्शन के लिए, में बहुत सारे गारमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के आपको यहाँ पे आउटलेट्स मिल जाएंगे, फैक्ट्री आउटलेट्स, जिनमें सामान बहुत सस्ता मिलता है, ऑनेस्टली बहुत सस्ता मिलता है। मतलब जो ब्रांड का सामान आप मॉल में जाके 4000 रुपए खरीदोगे, वही ब्रांड का सामान आप 1000 रुपए में खरीद सकते हो। रीजन, बिकॉज डायरेक्टली जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसी का अपना आउटलेट है और वहां पे सामान बेचा जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे मॉल का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट आपके हट गए, तो सामान ऑटोमेटिकली सस्ता हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप जाके देखोगे तो मतलब कितनी दिहाड़ी मिलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन एन एवरेज जो करंट सिनेरियो अगर मैं बात करूं, तो आई हैव सीन मेनी ऑफ देम।
सो जो वर्कर्स का ऑन एन एवरेज का सैलरी है ना वो पर मंथ का वो 10 से 11 हजार रुपए है, ठीक है। मतलब 11-12 हजार रुपए वर्कर्स को दिए जाते हैं, है ना। कुछ फैक्ट्रीज में 15 हजार रुपए भी है, एंड ओवर टाइम वो लोग जितना करते हैं उतना बनता है। तो मतलब समवेयर बिटवीन 12 to 18 थाउजेंड रुपीज उनका अर्निंग है, ठीक है, इतना है। ये फैक्ट है। ये आज के सिनेरियो में 3 हजार का डेटा तो यार बहुत पुराना हो गया, 3 हजार रुपए में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मतलब फिर भी यही अर्निंग है अभी फिलहाल जो बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो कभी अगर आप नोएडा आइएगा, जस्ट डू विजिट सेक्टर 62 इंडस्ट्रियल एरिया, यू विल फाइंड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ कंपनीज। तो दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। या आईटी कंपनीज देयर, आईटी कंपनीज हैं यहाँ पे बहुत सारी। प्लस आईटी के अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो कभी अगर आप आइएगा घूमने तो आपको दिख जाएगा बच्चों। तो आपको बाहर बोर्ड भी लगा दिखेगा कि ना वर्कर चाहिए, उसमें लिखा होता है 15 हजार रुपए महीना सैलरी प्लस ओवर टाइम। तो यार इस तरीके के वर्कर्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक कॉमन है, राइट बच्चों। चलिए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनके डे टू डे अगर 15 हजार रुपए पर महीना भी कमा पा रहा है एक वर्कर, तो 15 हजार में बेचारा कहीं छोटी मोटी जगह रह लेगा तो भी 2-3 हजार रुपए का रेंट चला जाएगा। 3 हजार का रेंट हो गया, 3 हजार के रेंट के बाद अगर उस इंसान के पास फैमिली हुई, बच्चे हुए, उनका खर्चा हो गया, मतलब 10-12 हजार रुपए उसके पास बच रहे हैं मंथ के 3 हजार रुपए, दैट्स ऑल, ठीक है। इससे ज्यादा उसके पास नहीं बच रहे, राइट। चलिए, फिर अगर मैं बात करूं वीवर्स के कंपैरिजन में, जो मर्चेंट्स या फिर ट्रेडर्स हैं कंपैरेटिवली ज्यादा अर्न करते हैं, है ना। लेकिन एक्सपोर्टर से कंपेयर करेंगे तो कम करते हैं, है ना। एक्सपोर्टर उनसे थोड़ा ज्यादा करेगा, लेकिन जो व्यापारी, क्योंकि व्यापारी क्या कर रहे हैं, कपड़ा जाके किसको बेच रहे हैं, एक्सपोर्टर को बेच रहे हैं, है ना। अब वो एक्सपोर्टर भी तो उसमें अपनी मेहनत कर रहा है, उसमें पैसा ऐड कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है। तो डेफिनेट सी बात है बच्चे, जो हमारे वीवर्स है, ठीक है, उनको काफी कम पैसा मिलता है किसके कंपैरिजन में, मर्चेंट्स या व्यापारियों के कंपैरिजन। लेकिन व्यापारियों को कम पैसा मिलता है किसके कंपैरिजन में, एक्सपोर्टर के कंपैरिजन में, ठीक है। सो एवरीवन, आप कह सकते हो हर एक को मार्केट के अंदर प्रॉफिट इक्वल नहीं मिलता। तो जनरली जो लोग रिच और पावरफुल पीपल है उनको मार्केट से सबसे ज्यादा फायदा होता है, और जो लोग बेचारे नॉर्मल हैं, गरीब है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे मार्केट में सफर करते हैं, राइट। सो दीज आर द पीपल हु हैव मनी एंड हैव द फैक्ट्रीज, या लार्ज दुकानें हैं, लार्ज शोरूम्स हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों का मार्केट में मुनाफा ज्यादा होता है, फायदा ज्यादा होता है। और बेचारे जो हमारे गरीब सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, या कि जो ऐसे लोग हैं जो पावरफुल नहीं है, जो अमीर नहीं है, वो अक्सर देखा गया है कि बच्चे डिसएडवांटेज केस होते हैं, ठीक है। यानी अक्सर उनके साथ ऐसा होता है कि भाई बहुत ज्यादा नाइंसाफी होती है ना। चलिए, तो इसी के साथ बच्चों हम लोग आ जाते हैं हमारे फाइनली क्वेश्चन ऑफ द डे पे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे में 2-3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, इजी चैप्टर है, बेसिक चैप्टर था। गिव एग्जांपल्स टू शो दैट market is not equal for all. How do big businessmen from Europe and US earn huge profits? राइट, चलिए। सो बच्चों, ये 2 सवाल हैं आपके लिए, अच्छे हैं। इसमें आप शर्ट का एग्जांपल दे सकते हैं, प्रॉफिट दिखा सकते हैं, पहले उसके पहले वाले पे आप लास्ट के 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस दैट यू नीड टू सॉल्व फॉर द डे, एंड इसी के साथ चैप्टर करते हैं समाप्त। अगला टॉपिक है बच्चे स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, तो उसमें आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और मैं चलता हूं आपसे बच्चों। मुलाकात करेंगे आपसे एक बहुत बढ़िया अमेजिंग वाले अंदाज में, है ना। और तब तक के लिए क्या रखना है, तब तक के लिए खुद को सेफ रखना है, बिकॉज वेदर बहुत चेंज हो रहा है, तो खुद को बचा के चलिए। बीमारी आना बहुत पॉसिबल है, बहुत कॉमन है। तो प्लीज सेव योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, ईट हेल्दी, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। पानी प्यास लगे तो जरूर से पीजिए, और अच्छा खाइए बच्चों, जंक मत खाइए, है ना। मोमोज और इसकी चटनी खाने की जरूरत नहीं है आपने, ठीक है, क्योंकि वो देखने में तो बहुत टेस्टी होती है, बट मतलब इतनी अच्छी नहीं होती, तो आपको नुकसान भी करती है। तो रादर ट्राई टू हैव हेल्दी हार्टी मील्स, है ना। एंड आप लोग तो वैसे ही खेलते कूदते हो, तो आपको अलग से एक्सरसाइज के लिए क्या बोलूँ मैं। लेकिन बढ़िया है, मस्त रहो, खुश रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो, है ना। और अच्छे रहोगे, बढ़िया रहोगे, तभी अच्छे से एग्जाम्स दे पाओगे, बढ़िया से पढ़ पाओगे, खेल पाओगे, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर पाओगे, है ना बच्चों। चलिए, तो इसी के साथ मुझे आज के लिए फिलहाल दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चा पार्टी, एंड स्टे ट्यून्ड विद PW। बाय बाय।